हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मूवी पर। और फ्रेंड्स, आज हम लोग 10वीं बोर्ड के लिए विषय इतिहास अर्थात हिस्ट्री के अध्याय 5 में यह जो शीर्षक है, चैप्टर है अर्थव्यवस्था और आजीविका से ही हमने सामग्री लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो तो 10वीं बोर्ड के लिए मैंने एनसीईआरटी बुक को फोकस करके गणित के सारे अध्याय से वीडियो बना दिया है और भौतिकी का भी अर्थात फिजिक्स का भी सारे अध्याय से वीडियो बना हुआ है। तो आप वहां जा करके देख करके और फ़ायदा उठा सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने में आपको ये सारी वीडियो मदद करेगा। और यहाँ पर हिस्ट्री में इससे पहले जो 4 अध्याय हैं उन सबका मैंने वीडियो बना दिया है, तो वो देख करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और वर्तमान समय में हम यहाँ हिस्ट्री का अध्याय 5 अर्थव्यवस्था और आजीविका अध्याय का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर इससे आपको कुछ फ़ायदा होगा तो लाइक कमेंट शेयर कर लीजिएगा और मुख्य रूप से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इससे और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे जिससे आपको 10वीं बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी या इंटर हो या कॉम्पिटिटिव हो उसमें आपको मदद मिलेगा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अर्थव्यवस्था और आजीविका। यहाँ पर है फ्रेंड्स कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन विश्व का पहला देश बना जहाँ कृषि एवं उद्योग क्षेत्र में मशीनीकरण का प्रारंभ हुआ और औद्योगिकीकरण के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। कहने का मतलब है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, 18वीं शताब्दी जब बोला जाता है फ्रेंड्स तो आपको याद रहना पड़ेगा कि 1700 से लेकर के 1800 तक का काल होता है। और इसमें ये बोल रहा है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, तो उत्तरार्ध का मतलब हो गया कि लगभग 1775 के आसपास की बातें हो रही हैं। तो ये सारी बातें भी आप समझ लीजिएगा, आपको काम आएगा। तो कह रहा है यही 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के मतलब 1875 के आसपास ब्रिटेन में क्या हुआ, 1775 के आसपास ब्रिटेन पहला देश बना। इसके लिए ब्रिटेन पहला देश बना क्या, जहां पर कृषि एवं उद्योग क्षेत्र में मशीनीकरण प्रारंभ हुआ। उससे पहले ब्रिटेन में भी, जहां तक हम बात करें 1750 ईस्वी तक, 1750 ईस्वी तक ब्रिटेन भी मुख्य रूप से कृषि प्रधान देश था। और यहाँ की फ्रेंड्स 80% जनसंख्या गांवों में निवास करती थी और अपने भरण पोषण के लिए कृषि संबंधी उद्योग पर ही निर्भर थी। लेकिन यहीं 1750 से देखिए मामला बदल जाता है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये अर्थव्यवस्था और आजीविका से संबंधित कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं कैसे शुरू हुआ। आखिर किसी भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार फ्रेंड्स कृषि होता है और उसके बाद क्या होता है, उद्योग होता है। सबसे पहला कृषि एवं उद्योग किसी भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार होता है जिस पर लोगों का आजीविका निर्भर करती है। आधुनिक युग में कृषि की तुलना में अब उद्योग का महत्व हम देखते हैं कि बढ़ गया है, और बढ़ ही नहीं गया बल्कि बहुत अधिक बढ़ गया है। अर्थव्यवस्था में इनके योगदान में भी समानुपातिक वृद्धि हुई है। कहने का मतलब जितना विकास कृषि में हुआ उससे कहीं ज़्यादा विकास उद्योगों में हुआ है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यही हुआ जो अभी आपने देखा। इसमें आगे हम बढ़ते हैं कि किस तरह से ये विकास हुआ, हम देखते चलेंगे और समझते चलेंगे। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह गागर में सागर का काम करेगा, तो अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है। तो औद्योगिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम द्वारा न होकर मशीनों द्वारा कारखानों में किया जाता है। कहने का मतलब है कि फ्रेंड्स, औद्योगिकीकरण में क्या होता है अर्थात इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता है कि वस्तु का जो उत्पादन पहले मनुष्य करते थे, व्यक्ति करते थे, इसमें यह न होकर यही काम अब मशीन करने लगता है। ठीक है, उत्पादन बृहद पैमाने पर होता है। जाहिर सी बात है कि व्यक्ति थकेगा, लेकिन मशीन तो मशीन है, वो बहुत ज़्यादा उत्पादन करेगा। उत्पादित वस्तुओं की खपत के लिए बड़े बाजार की भी आवश्यकता होती। अब जाहिर सी बात है कि कोई व्यक्ति सामान बनाता था
तो शारीरिक श्रम से कुछ कम सामान बनेगा, और जब मशीन बनाएगा तो बहुत ज़्यादा बनाएगा, और जब बहुत ज़्यादा बनाएगा तो उसको बेचने के लिए बहुत बड़े बाजार की भी आवश्यकता होगी। इसकी सर्वप्रथम शुरुआत इंग्लैंड से हुई। कहाँ से हुई? तो औद्योगिकीकरण की सर्वप्रथम शुरुआत इंग्लैंड से हुई, और यह धीरे धीरे विश्व के अन्य देशों में फैल गया। ठीक है, इजी भाषा में है। यहाँ पर अब देखेंगे औद्योगिकीकरण के कारण। आखिर जो औद्योगिकीकरण हुआ इसका कारण क्या रहा था, काउजेज क्या रहे थे जिसके कारण यह संभव हो पाया। तो फ्रेंड्स यहाँ पहला देखते हैं नए नए मशीनों का आविष्कार। आखिर औद्योगिकीकरण कैसे हुआ, मशीन कैसे काम करने लगा? तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले तो मशीन का आविष्कार होगा ना। जब मशीन का आविष्कार होगा तो जाहिर सी बात है कि उससे जो उत्पादन होंगे वस्तुएं वो अच्छी होंगी और जल्दी भी बनेंगे। तो इसका कारण रहा फ्रेंड्स की आवश्यकता आप जानते ही हैं, आविष्कार की जननी है। जब ज़रूरत पड़ा, जब ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने लगा तो हुआ कि ज़्यादा कपड़े की आवश्यकता है, ज़्यादा खाद्य पदार्थ की आवश्यकता है, और भी उपयोग के सामान की आवश्यकता है। तो उसके लिए क्या हुआ कि मशीन का आविष्कार होने लगा। और जब आविष्कार, इस कड़ी में आगे भी हम और विशेष बताएंगे कौन कौन सा मशीन का आविष्कार हुआ। जैसे में आप जानते हैं कि स्पिनिंग जेनो बनाई गई मशीन जो कि सूत काटने के लिए था। उसी तरह से आपको सैमुअल क्रॉम्पटन के द्वारा स्पिनिंग म्यूल बनाया गया था जो कि तेज़ी से और बारीक सूत काटता था। उसी प्रकार से एडमंड कार्टराइट के द्वारा जो पावर लूम करघा तैयार किया गया। तो ये सारी बातें हैं जिससे क्या होता है कि नए नए जो मशीन के आविष्कार हुए तो इससे उत्पादन के वस्तुओं में वृद्धि होने लगे। कोयला एवं लोहे की प्राचुरता। तो कहने का मतलब है कि जो ब्रिटेन की स्थिति है वहाँ पर कोयले एवं लोहे की प्रचुरता पाई जाती है खदानों में। तो यह भी बहुत बड़ा योगदान दिया, क्योंकि कोयला चाहिए। जैसे जेम्स वाट ने वास्प मशीन बनाया तो उसमें कोयले की ज़रूरत थी, और लोहा रहेगा तभी तो मशीन बनेंगे, लोहे से ही तो मशीन बनेंगे। और आगे देखते हैं फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत। औद्योगिकीकरण में यह किस लिए कारण बना? तो फैक्ट्री प्रणाली कहने का मतलब कि अब मशीन का आविष्कार हो गया, अब मशीन स्थापित किया, उद्योगों में लगाने लगा। तो उद्योग में अब जब फैक्ट्री से उत्पादन होने लगा तो इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स कि अब हमको ज़्यादा मजदूर चाहिए था इसे उत्पादन करने के लिए। तो ये सारे औद्योगिकीकरण के कारण बने। सस्ते श्रम की उपलब्धता। अब देखिए पहले तो कुटीर उद्योग था, छोटे छोटे उद्योग धंधे थे, कृषि में लोग लगे हुए थे। लेकिन ये बड़े बड़े जब मशीन बन गए तो अब जाहिर सी बात है कि उत्पादन होने लगा। तो जो ज़्यादा श्रम करके मेहनत करके लोग सामान बनाते थे, अब उनका धीरे धीरे लघु और कुटीर उद्योग विलुप्त होने लगा। अब ये सारा काम बड़े बड़े उद्योग में होने लगा। तो इस तरह से उसमें जो काम करने वाले मजदूर थे स्वयं अब उद्योग धंधा अपना चौपट हो गया, तो वहीं पर जा कर के मजदूरी करने लगे। यातायात की सुविधा। मालूम होगा कि जाहिर सी बात है कि जब वाष्प इंजन की शुरुआत हुई, फिर रेलवे का बनना शुरू हो गया, तो ये यातायात सुविधा हो गया, एक जगह से दूसरे जगह सामान को भेजना आसान होने लगा। तो इससे औद्योगिकीकरण पर भी प्रभाव पड़ा। अब विशाल औपनिवेशिक स्थिति। जाहिर सी बात है कि अंग्रेज जानते ही हैं कि उसका साम्राज्य का सूर्यास्त नहीं होता था, अर्थात बहुत सारे देशों को अपने कब्जे में ले लिया था। तो वहाँ से सस्ते सामान कच्चे माल के रूप में लाता था और फिर सामान बना करके और महंगा माल फिर उन्हीं देशों में बेचता था, अर्थात बाजार का काम करता था वह देश। तो विशाल औपनिवेशिक स्थिति थी, तो इसलिए उद्योगों के लिए काफ़ी सस्ते दाम पर कच्चे माल उपलब्ध होने लगे। यह औद्योगिकीकरण में काफ़ी मदद किया। और अधिशेष कृषि उत्पादन। यह सारे जो फैक्ट है यह औद्योगिकीकरण के कारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। अब यहाँ पर एक चीज़ हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि फैक्ट्री प्रणाली अर्थात कारखाना पद्धति आता है। तो यह क्या होता है? तो इस प्रणाली के अंतर्गत बृहद पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन मशीनों के द्वारा कारखानों में होता है। जैसा कि मैंने बताया कि फैक्ट्री जब लगेगा कारखाना में तो वस्तुओं का भारी मात्रा में उत्पादन होगा। इसी को कहते हैं फैक्ट्री प्रणाली कारखाना पद्धति। अब इसमें देखिए नए नए मशीनों का आविष्कार, पूंजी निवेश होने लगे, सस्ते श्रम की उपलब्धता फैक्ट्री प्रणाली के विकास के मुख्य कारण थे। अभी मैंने पहले बताया कि बहुत सारे मशीन का आविष्कार होने लगे,
इंग्लैंड में पूंजी निवेश जब इस और व्यापारियों के द्वारा, सरकार के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया गया, पूंजी लगाया गया इस उद्योग में, और सस्ते श्रम मतलब कम पैसे में मजदूर मिलने लगे, तो ये सारे जो थे आदर्श स्थिति थे फैक्ट्री प्रणाली के, अर्थात कारखाना प्रणाली के। अब हम लोग आगे देखते हैं उपनिवेशवाद क्या होता है। तो यहाँ पर उपनिवेशवाद आर्थिक हितों की प्राप्ति के लिए राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आधिपत्य स्थापित करने की प्रक्रिया को उपनिवेशवाद कहते हैं। एक बार फिर से, आर्थिक हितों की प्राप्ति के लिए राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आधिपत्य स्थापित करने की प्रक्रिया उपनिवेशवाद है। और औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप उत्पादित वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता थी, साथ ही वस्तुओं को तैयार करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी। इन दोनों ही अवस्थाओं ने यूरोप के लोगों को अपने देशों से बाहर की दुनिया में पैर फैलाने पर मजबूर कर दिया। इस प्रकार औद्योगिकीकरण ने उपनिवेशवादी प्रकृति को बढ़ावा दिया। जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि औद्योगिकीकरण हुआ तो वहाँ सस्ते माल चाहिए थे, कच्चे माल चाहिए थे, और कम पैसे में मजदूर भी चाहिए थे। तो ये सारी काम जो हो रहा था, और हो रहा था क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो दूसरे देश पर क्या करते हैं, अपने आर्थिक हित के लिए, मतलब अपने को वहाँ से धन कमाने के लिए, धन लाने के लिए, अपने को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, धनवान बनने के लिए दूसरे देशों पर राजनीतिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव एवं सांस्कृतिक आधिपत्य स्थापित कर लेता है। कहने का मतलब अर्थात एक तरह से उसको गुलाम बना लेता है, और तो वहाँ आप जैसे चाहते हैं वैसे रूल करते हैं। तो इस तरह से औद्योगिकीकरण ने उपनिवेशवाद का मार्ग प्रशस्त कर दिया, क्योंकि वहाँ जब किसी को हम अपने गुलाम बना लेते हैं तो वहाँ कम पैसा देकर के मजदूरी कराने लगते हैं, और फिर वहाँ से जो हम अपने यहाँ माल तैयार करेंगे वो ज़्यादा पैसों में फिर वहीं के देश में बेचेंगे, अच्छा बाजार भी मिल जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उपनिवेशवाद के उदय में ये औद्योगिकीकरण का बहुत बड़ा हाथ था। समझ गए आप? अब आगे देखते हैं। इसमें हुआ फ्रेंड्स कि ब्रिटेन में कोयले एवं लोहे की खानों की प्रचुरता थी, पहले भी मैंने बताया। चूँकि मशीनों का निर्माण के लिए लोहा चाहिए था एवं मशीनों को संचालित करने के लिए कोयले चाहिए था। क्यों? क्योंकि कोयले आधारित, अब बताया था मैंने कि वाष्प शक्ति की आवश्यकता थी। यही कारण है कि कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकीकरण की गति प्रदान की। जाहिर सी बात है कि कोयला चाहिए था। क्यों? क्योंकि मशीन को चलाने में कोयला आधारित जो वाष्प शक्ति की आवश्यकता होती थी, तो किससे आएगा? जब कोयला रहेगा तो वाष्प बनेगा बड़ी मात्रा में। और लौह उद्योग जो भी था, तो उसके लिए जब लोहा रहेगा तभी तो उद्योग की स्थापना होगी, बड़े बड़े उद्योग धंधे बनेंगे। तो यह औद्योगिकीकरण की गति प्रदान करने में ये कोयले उद्योग और लोहे की खानों ने काफ़ी मदद की। अब यहाँ पर देखिए 1769 ईस्वी में जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार कर दिया। तो जब वाष्प इंजन का आविष्कार हुआ तब इसको बनाने के लिए भारी मात्रा में क्या चाहिए? लोहा चाहिए, और उसको वाष्प के लिए कोयले चाहिए, क्योंकि कोयले से ही पानी गर्म करके बस बनाएंगे ना। अब यहाँ पर देखिए 1769 ईस्वी में ही बाल्टन निवासी रिचर्ड आर्कराइट ने सूत काटने की स्पिनिंग फ्रेम नामक मशीन का निर्माण किया। अच्छा देखिए, एक बात ध्यान दीजिएगा कि आपके परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? तो होगा फ्रेंड्स जेम्स वाट ने। कब किया? 1769 में। कहाँ के थे? इंग्लैंड के थे। तो ये सारे बात आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, इंग्लैंड से एक बात याद आया कि इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? तो लंदन। इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? लंदन। लंदन किस नदी के किनारे है? तो टेम्स नदी के किनारे है। टेम्स नदी के किनारे है। इस सब बात भी आपको ध्यान रखना है। और ये कहा जाएगा कि स्पिनिंग फ्रेम जो नामक मशीन था, इसको किसने बनाया है? तो रिचर्ड आर्कराइट ने। कब? 1769 में ही। देखिए 1770 में स्टेड हिल निवासी जेम्स हारब्रिज ने सूत काटने की मशीन स्पिनिंग फ्रेम जेनी बनाई। स्पिनिंग फ्रेम जेनी मशीन किसने बनाई? जेम्स हारग्रीव्स ने। कब? 1770 में। और तो इस तरह से अभी मैंने बताया आपको फ्रेंड्स कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में वहाँ औद्योगिकीकरण प्रारंभ होता है।
तो देख रहे हैं ये सारे के सारे 1750 के बाद की स्थिति है। तो ये सारी बात आप याद रखिएगा, डायरेक्ट रूप से ये क्वेश्चन आपको पूछते रहता है। अब आगे देखिए, 1773 में लंकाशायर के जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। फ्लाइंग शटल फ्रेंड्स था जो पतले धागा बनाने में कारगर था, महीन धागा में। लंकाशायर क्या है, तो यह इंग्लैंड का एक शहर है, और जॉन के नामक एक व्यक्ति था जिन्होंने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया। कब? 1773 में। और 1785 में एडमंड कार्टराइट ने वाष्प से चलने वाला पावर लूम मशीन का आविष्कार किया। फिर 1815 ईस्वी में हम्फ्री डेवी ने खानों में काम करने के लिए सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया। क्वेश्चन पूछता है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया, तो हम्फ्री डेवी ने। कब किया? 1815 में। ये सब कहाँ के थे? ये सारे के सारे जो वैज्ञानिक थे फ्रेंड्स, ये आपको इंग्लैंड के थे। अब 1815 ईस्वी में हेनरी बेसेमेर ने शक्तिशाली भट्ठी का देखिए विकसित किया। ब्रिटेन में लंकाशायर एवं मैनचेस्टर में सूती वस्त्र के बड़े बड़े उद्योग स्थापित होने लगे। जाहिर सी बात है, मैंने बताया था कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में बड़े बड़े मशीनों का आविष्कार हुआ, जिसकी वजह से वहाँ औद्योगिक क्रांति हुई। अच्छा, इसमें और हम देखते हैं कि कौन कौन से योगदान दिया ये जो औद्योगिकीकरण हुआ। तो यहाँ एक देखिए, बाड़ाबंदी प्रथा, यह क्या हुआ? 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में बाड़ाबंदी प्रथा की शुरुआत हुई, जिसमें जमींदारों ने छोटे छोटे खेतों को खरीदकर बड़े बड़े कृषि फर्म परिवर्तित कर दिया एवं उसकी घेराबंदी कर दी। अब देखिए क्या होता है कि जब 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अर्थात 1770-75 या 1750-1800 बीच की बात करें, तो अब जो उद्योग धंधे विकसित होने लगे, नए नए मशीनों का आविष्कार होने लगा, तो जो पूंजीपति थे वो मशीनों को खरीद करके उद्योग लगाए, बड़े बड़े उद्योग। और तब उद्योग लगाने के लिए उनको ज़मीन चाहिए था, और जब छोटे छोटे जो किसान थे और कुटीर लघु उद्योग वाले व्यक्ति थे, वे कुछ ज़्यादा पैसा दे करके उन सबों से उनका ज़मीन ले लिया, और फिर बड़े बड़े उस जगह पर उद्योग धंधा स्थापित कर दिए, फार्म स्थापित कर दिए और उसकी घेराबंदी कर दी। तो यह प्रथा क्या कहलाया? बाड़ाबंदी प्रथा। समझ में आ रही है? बाड़ाबंदी प्रथा। आगे देखते हैं, 1813 में ब्रिटिश संसद ने चार्टर एक्ट पारित किया, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और स्वतंत्र व्यापार की नीति का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब इसमें भी देखिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था सिर्फ वही व्यापार कर सकता था, लेकिन 1813 के जो चार्टर एक्ट आया उसके तहत अब जो व्यापार का जो एकाधिकार था प्राप्त उनको समाप्त कर दिया गया। और फ्रेंड्स यह था कि अब कोई भी स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे, तो यह औद्योगिकीकरण में काफ़ी मदद किया। अब हम लोग आगे देखते हैं, औद्योगिकीकरण के परिणाम क्या हुए। कारण तो हम लोग समझ गए, जब औद्योगिकीकरण होने लगा तो इसका परिणाम क्या हुए। तो देखिए, नगरों का विकास होने लगा। जाहिर सी बात है कि बड़े बड़े उद्योग धंधे बैठने लगे तो वहाँ उत्पादन होने लगा, उसके लिए श्रम की आवश्यकता थी, तो आदमी की ज़रूरत थी। जब आदमी वहाँ पर आएंगे तो रहेंगे, अब उनको जो काम करेंगे तो पैसे मिलेगा, तो जाहिर सी बात है कि वह उद्योग धंधा के आसपास वाले शहरों में बसेंगे। तो यहाँ पर नगर का विकास हुआ। क्यों? क्योंकि जब वहाँ पर वो आदमी रहेगा, निवास करेगा, तो वहाँ पर क्या करना होगा? नाली की व्यवस्था करनी होगी, पीने के लिए पानी की व्यवस्था करना होगी, और जो आधारभूत संरचना होती है अच्छे से व्यवस्थित ढंग से रहने के लिए, वो सारे विकास वहाँ पर होने लगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि नगरों का विकास होने लगा। दूसरा, कुटीर उद्योग धंधे का पतन होने लगा। मैंने पहले भी बताया कि जैसे ही जब बड़े बड़े उद्योग धंधे लगने लगे तो वहाँ पर छोटे मोटे उद्योग धंधे और कुटीर उद्योग धंधे वाले का धंधा समाप्त हो जाता है। तो ऐसे ही समझ सकते हैं आप। आगे देखिए, साम्राज्यवाद का विकास फिर होता है। अच्छा, साम्राज्यवाद कैसे आया? तो ऐसे समझिए, सबसे पहले औद्योगिकीकरण हुआ। सबसे पहले औद्योगिकीकरण हुआ, और औद्योगिकीकरण के बाद क्या हुआ? तो उपनिवेशवाद हुआ। उपनिवेशवाद हुआ, उपनिवेशवाद, और इसके बाद क्या हुआ? तो साम्राज्यवाद हुआ। कैसे? मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। देखिए, जब उद्योग लगा तो उद्योग में अब बहुत सारे माल उत्पादन होने लगे, आवश्यकता से ज़्यादा। तो अब इनको महसूस हुआ कि अपने देश में तो हम कर ही लेते हैं, अब ज़्यादा है तो क्या करें। तो दूसरे देशों पर जिन देश की स्थिति
आर्थिक रूप से कमज़ोर थी, राजनीतिक रूप से वह कमज़ोर थे, तो वहाँ पर इन्होंने क्या किया, पूंजी लगाना शुरू किया। वहाँ पर कहें कि व्यापार के माध्यम से वहाँ सामान भेजने लगे, धीरे धीरे उसका लाभ उठा करके कम पैसे में सामान का उत्पादन करना और ज़्यादा से ज़्यादा बेचना। तो क्या हुआ, एक तरह से उसको उपनिवेश बना लिए। उपनिवेश का मतलब आर्थिक रूप से उस पर नियंत्रण कर लिए, और यही धीरे धीरे जब नियंत्रण बढ़ने लगा तो वहाँ पर राजनीतिक सत्ता भी स्थापित कर दिए। मतलब वहाँ का रूल रेगुलेशन, नियम कानून हम बनाएंगे, और वहाँ से जो भी कच्चा माल होगा अपने देश में लोग लाते थे और उसको बना करके उत्पादन होने के बाद फिर महंगे दामों पर उसी देश में बेचते थे। तो जाहिर सी बात है कि पहले आया औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण से फिर उपनिवेशवाद आया, और उसके बाद फिर साम्राज्यवाद पनपा। तो मुझे मालूम है, ऐसा लगता है आप समझ पाए होंगे, नहीं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से बना दूंगा। आगे देखिए, समाज में वर्ग विभाजन एवं बुर्जुआ वर्ग का उदय होता है। समझिए, वर्ग विभाजन कैसे हुआ, तो अब जब नगरों का विकास होने लगा तो जाहिर सी बात है पूंजीपति लोग उदय हुए, जिनके पास पूंजी रहेगा वही ना उद्योग लगाएगा, और मजदूर फिर आ गए। जब उद्योग लगेगा तो वहाँ मजदूरी करने के लिए मजदूर चाहिए, लेकिन ये दोनों बीच के जो व्यक्ति हुए वो कौन हुए, मध्यम वर्ग के व्यक्ति हुए। मध्यम वर्ग के व्यक्ति, उन्हीं को कहा जाता है बुर्जुआ वर्ग। समझ में आ गई बात। तो बुर्जुआ वर्ग का उदय हुआ, और फैक्ट्री मजदूर वर्ग का भी जन्म हुआ। जो मतलब फैक्ट्री में काम करने वाले थे मजदूर, अब उसका जन्म हुआ। असलम पद्धति की शुरुआत। अब समझिए, असलम का मतलब गंदी बस्ती होता है फ्रेंड्स, असलम का मतलब गंदी बस्ती। तो कहिए कैसे शुरुआत हुआ, तो जब पूंजीपति लोग थे वह फैक्ट्री लगाते हैं तो इसमें मजदूर लोग आकर के काम करता है। अब जाहिर सी बात है कि इसको जब उचित पैसा नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, वो किसी तरह गुजारा करने चाहेगा, तो आसपास छोटे छोटे झोपड़ी टाइप का वो बना लेगा रहने के लिए, जिससे आराम से जल्दी से यह नज़दीक ही कारखानों में जाकर के ड्यूटी कर सके और किसी तरह अपना जीवन गुजारा करके यह ड्यूटी करता है। तो जाहिर सी बात है कि अपने भी अच्छे से हम खा नहीं रहे तो रहने का व्यवस्था अच्छा ढंग से कैसे करेंगे। तो इस तरह से स्लम पद्धति अर्थात गंदी बस्ती आसपास बसनी शुरू हो गई। अब हम आगे चलते हैं साम्राज्यवाद की तरफ। तो जैसे अभी मैंने बताया था कैसे उत्पन्न हुआ साम्राज्यवाद, फिर इसकी कहानी आगे हम लोग देखते हैं। तो साम्राज्यवाद में क्या होता है, तो सैन्य एवं अन्य तरीके से विदेशी भूभाग के प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया जाता है और अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना साम्राज्यवाद कहलाता है। क्या होता है, तो सैन्य एवं अन्य तरीके से विदेशी भूभाग के प्रदेश को अपने अधीन करके अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना साम्राज्यवाद कहलाता है। मैंने पहले भी बताया कि क्या करते हैं लोग कि दूसरे देश पर अपना शासन थोप देते हैं, अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित कर देते हैं। हम चाहेंगे जो राष्ट्रपति बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, राजा बनेगा, और फिर उसका ये लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। तो इस तरह से ये साम्राज्यवाद कहलाता है। ठीक है, अब इस आगे देखते हैं। औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन प्रारंभ हुआ, जिसकी खपत के लिए यूरोप में उपनिवेश की स्थापना की होड़ शुरू हो गई, और आगे चलकर यह उपनिवेशवाद ने साम्राज्यवाद का रूप धारण कर लिया, जैसे अभी मैंने पहले ही बताया। क्योंकि पहले तो इंग्लैंड में शुरू हो गया औद्योगिकीकरण, फिर यूरोप में होने लगा, तो फिर एक देश दूसरे देश को देखा देखी क्या करने लगे, तो दूसरे देशों को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास करने लगे, क्योंकि उनको भी बाजार के माल को खपत करना था, और इस तरह एक साम्राज्यवाद का कंपटीशन शुरू हो जाता है। ठीक है, उपनिवेशवाद में जहां आर्थिक नियंत्रण स्थापित किया जाता है, वहीं साम्राज्यवाद में आर्थिक और राजनीतिक दोनों तरह के नियंत्रण स्थापित होते हैं। मैंने पहले बताया ना कि उपनिवेशवाद में क्या होता है फ्रेंड्स, कि वहां पर आर्थिक रूप से धन के बल पर वहां नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है, जबकि जो साम्राज्यवाद होता है इसमें धन के रूप में तो वहां पर नियंत्रण हो ही जाता है, उसको कर्ज के जाल में फंसा करके, और उसके साथ साथ राजनीतिक रूप में भी, मतलब वहाँ पर कौन राजा बनेगा, कौन नेता बनेगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वही नियंत्रण करने लगते हैं उपनिवेशवादी लोग। तो इस तरह से उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का उत्पन्न होता है। अब देखिए बुजुर्गा वर्ग। तो औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप मध्यम वर्गीय बुजुर्गा वर्ग की उत्पत्ति हुई। मैंने बताया मध्यम वर्गीय वर्ग को बुजुर्गा वर्ग कहते हैं। यह वर्ग आधुनिक शिक्षा प्राप्त था
ये जो वर्ग था पढ़े लिखे थे, इलाइट वर्ग के थे, लेकिन आधुनिक शिक्षा प्राप्त थे, जिसने आगे चलकर देश के राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ उसमें ये बुजुर्ग वर्ग के जो लोग थे काफ़ी भूमिका निभाते हैं। देखते हैं असलम पद्धति। औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप औद्योगिक मजदूर वर्ग का उदय हुआ। ये मजदूर शहर में छोटे छोटे घरों में निवास करने के लिए बाध्य थे, जहां कोई बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसी बस्ती को स्लम पद्धति कहा जाता है। इस तरह से लोग बसने की जो पद्धति है यह स्लम पद्धति है और यही स्लम बस्ती कहलाता है। भारत में फैक्ट्रियों की स्थापना देखते हैं कि भारत में किस तरह से फैक्ट्री की स्थापना होती है, इस पर नज़र डालते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिएगा कि भारत में सर्वप्रथम सूती कपड़े के मिल की नींव 1851 ईस्वी में बम्बई में डाली गई। सबसे पहले सूती कपड़े के मिल कहाँ स्थापित किए गए? बम्बई में। कब? 1851। एकदम बिल्कुल याद रख लीजिए, डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा। भारत में सर्वप्रथम सूती कपड़े का मिल कहाँ लगाई गई? तो बम्बई में। कब? 1851 में। आगे 1917 ईस्वी में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल हुकुम चंद ने स्थापित किया था। सबसे पहला जूट मिल भारत में कब लगा? तो 1917 में। कहाँ? कलकत्ता में। और किसने लगाई? हुकुम चंद ने। किस चीज़ का मिल? जूट का मिल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, आप निश्चित रूप से इसको याद कर लेंगे। 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा ने झारखंड के साकची नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की। कब की? किसने की? जमशेद जी टाटा ने। कब? 1907 में। कहाँ? झारखंड राज्य में। और किस जगह पर? झारखंड के साकची नामक स्थान पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। अच्छा ये बताइए, झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो रांची है। और झारखंड के भी मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन। आगे देखते हैं 1910 ईस्वी में इन्होंने टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना की। किसने? जमशेद जी टाटा ने ही। क्या किए? 1907 में तो टिस्को की स्थापना की और फिर 1910 में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की स्थापना की। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ 1814 ईस्वी में होता है। कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज से। यह भी ध्यान रखिएगा। 1916 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने एक औद्योगिक आयोग नियुक्त किया ताकि भारतीय उद्योग तथा व्यापार के विकास हेतु वित्त से संबंधित प्रयत्नों के लिए क्षेत्रों का पता लगाया जा सके, जिससे सरकार सहायता दे सके। अब आगे देखते हैं कि उद्योग के विकास कैसे कैसे हुआ। तो यहाँ पर हम लोग फ्रेंड्स देखेंगे कि 1921 ईस्वी में सरकार ने राजस्व आयोग नियुक्त किया और इब्राहिम रहीमतुल्लाह को आयोग का प्रधान बनाया गया। कब? तो 1921 में सरकार ने, अर्थात ब्रिटिश सरकार ने राजस्व आयोग नियुक्त किया और जो इसके प्रधान थे वह इब्राहिम रहीमतुल्लाह को बनाया गया। यहाँ देखते हैं भारत में 1895 में पंजाब नेशनल बैंक, 1905 में बैंक ऑफ इंडिया, 1907 में इंडियन बैंक, 1911 में सेंट्रल बैंक, 1913 में द बैंक ऑफ मैसूर तथा ज्वाइंट स्टॉक बैंकों की स्थापना की गई। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप देख रहे हैं कि सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुआ था। कब? 1895 में। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे। अब मजदूरों की आजीविका की बात करते हैं कि मजदूरों का आखिर आजीविका किस प्रकार से होता था, मिलता था, उनकी स्थिति क्या थी। तो इस पर एक नज़र डालेंगे। औद्योगिकीकरण ने नई फैक्ट्री प्रणाली को जन्म दिया, जिससे कुटीर उद्योग धंधों के जो मालिक मजदूर बन गए। मैंने पहले भी बताया कि पहले जो लघु कुटीर उद्योग जो चलाते थे, अब वे क्या किए कि उनके उद्योग धंधे नष्ट हो गए तो बड़े उद्योग में काम करने लगे। तो पहले मालिक थे, अब मजदूर हो गए। ये मजदूर अपनी आजीविका के लिए बड़े बड़े उद्योगपतियों से प्राप्त वेतन पर निर्भर हो गए। जब आप उद्योग में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, तो जो वेतन देते हैं उसी पर आपकी स्थिति निर्भर करती है, कितना मिलता है और आपको कैसे रहना है। औद्योगिकीकरण ने मजदूरों की आजीविका को इस तरह नष्ट कर दिया था, उनके पास दैनिक उपयोग की वस्तुओं को खरीदने के लिए धन नहीं रह गया था। अतः मजदूरों ने अपना अस्तित्व रक्षा के लिए आंदोलन का रुख किया। जाहिर सी बात है कि जो फैक्ट्री मालिक होते थे वह शोषण किया करते थे, तो उनकी स्थिति बहुत खराब थी। इस तरह वह धीरे धीरे आंदोलन का रास्ता अख्तियार किए।
1832 ईस्वी में मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए एक सुधार नियम पारित किया गया, लेकिन इससे कुछ खास फायदा नहीं हुआ। तब ये कहाँ, इंग्लैंड की बात हो रही है 1832 में। अब 1938 ईस्वी में लंदन श्रमिक संघ के नेतृत्व में मजदूरों ने चार्टिस्ट आंदोलन प्रारंभ हुआ। मजदूरों के द्वारा चार्टिस्ट आंदोलन प्रारंभ हुआ लंदन श्रमिक संघ के नेतृत्व में। क्योंकि फ्रेंड्स, जो भारत में मजदूरों की स्थिति थी, कुछ वैसा ही स्थिति इंग्लैंड में भी मजदूरों की थी, क्योंकि पूंजीपति लोग मजदूर वर्ग का शोषण किया करते थे। अब 1918 ईस्वी में इंग्लैंड में सभी वयस्क स्त्री पुरुष को मतदान के अधिकार प्राप्त हुए। VVI इसको लिख लेंगे, VVI। इंग्लैंड में सभी वयस्क स्त्री पुरुष को मतदान का अधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 ईस्वी में। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं जोड़ करके कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच। तो 1918 लास्ट होता है, और यही ध्यान रखिएगा कि प्रथम विश्व युद्ध की जो अंत हुआ और वहीं 18 में सभी स्त्री पुरुष को मताधिकार का अधिकार प्राप्त किया गया। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि भारत में 1881 ईस्वी में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ। इसके तहत 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों एवं महिलाओं को काम करने के घंटे तथा मजदूरी को निश्चित किया गया। क्योंकि 1881 में फ्रेंड्स, ये भी बात याद रखिए कि 1881 से ही भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत की गई। 1881 से, उस समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड रिपन था। तो 1881 में ही फैक्ट्री एक्ट आया और इसमें क्या हुआ? तो मना कर दिया गया कि 7 वर्ष से अब कम जो बच्चे रहेंगे वो मजदूरी कारखाना में नहीं कर सकते हैं, प्रतिबंध लगा दिया गया। और 12 वर्ष से कम साल के जो बच्चे और महिलाएं थे उनको काम के घंटा और मजदूरी निश्चित किया गया कि आपको इतना ही घंटा काम करना है और इतना आपको मजदूरी। तो कुछ व्यवस्था धीरे धीरे होने लगा मजदूरों के पक्ष में। अब आते हैं 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना की गई, जिसके प्रधान कौन बने? तो लाला लाजपत राय, गरम दल के नेता। मालूम है ना, भारत में गरम दल के नेता कौन थे? लाल बाल पाल, मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो यही लाला लाजपत राय 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रधान बने। ठीक है, अब देखिए 1919 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मतलब ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। कब? 1919 में। ये सारे बात आप फ्रेंड्स फैक्ट्स याद रखेंगे, यह परीक्षा में पूछते रहता है, आपको अच्छे अंक लाने में बिल्कुल मदद करेगा। देखते हैं, भारत में 1926 ईस्वी में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा पंजीकृत मजदूर संघों की मान्यता दी गई। फिर 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा उद्योगों में मजदूरी की दरें निश्चित कर दी गई। अब यह जो वो काल है, अब स्वतंत्रता प्राप्ति के आसपास का काल है 1900, तो इसलिए मजदूर पर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1962 ईस्वी में केंद्र सरकार ने मजदूरों की स्थिति में सुधार हेतु राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया गया, जिसके माध्यम से मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने एवं मजदूरी में सुधार का प्रयास किया गया। तो राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन कब हुआ? 1962 में। इसमें प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग अब चर्चा करेंगे कुटीर उद्योग का महत्व एवं इनकी उपयोगिता क्या है। तो घरों में काम करने वाले कारीगर अपने हाथ से अथवा हाथ से चलाए जाने वाले यंत्रों के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन करते थे। उत्पादन का यह दौर आदि औद्योगिकीकरण कुटीर उद्योग के नाम से जाना जाता था। कहने का मतलब है कि जब औद्योगिकीकरण हुआ तो बड़े बड़े उद्योग लग गए ना, उससे उत्पादन होने लगा। लेकिन उससे पहले क्या होते थे, तो घरों में काम करने वाले जो कारीगर होते थे वह अपने हाथ से, ये हाथ से चलाने वाले छोटे छोटे मशीनों के द्वारा वो वस्तुओं का उत्पादन करते थे। और यही वह जो समय था जो कुटीर उद्योग और लघु उद्योग के लिए महत्व था।
आगे देखते हैं, कुटीर उद्योग का महत्व और विशेषता यह है कि यह बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर, कौशल में वृद्धि, उद्यमिता में वृद्धि, उपयुक्त तकनीक का बेहतर प्रयोग, कम पूंजी निवेश तथा जनसंख्या के बड़े शहरों में प्रवाह को रोकता है। जाहिर सी बात है कि इसको गांव घर में छोटा छोटा काम रोजगार मिल जाएगा, वो बड़े शहरों में नहीं जाएगा, तो शहरों में भीड़ भी बचेगा और बहुत सारे व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, क्योंकि फैक्ट्री में तो सीमित लोग काम करेंगे। अगर सब लोग छोटे मोटे काम करने लगें तो रोजगार भी उनको आसानी से मिल जाएगा और उनकी आजीविका चलेगा। आगे देखते हैं, आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के विकास के पूर्व भारत का कुटीर उद्योग बहुत ही समृद्ध स्थिति में था। भारतीय मलमल का बड़ा नाम था, छींट का तथा सूती वस्त्र की मांग पूरे विश्व में थी। खासकर ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा हाथ से बनी वस्तुओं को ज़्यादा तरजीह लोग देते थे और वे लोग चाहते थे कि भारत में जो हाथ से बने हुए सामान हैं वह मेरे यहाँ तक पहुँचे। समृद्ध लोग थे, पैसे वाले लोग थे, तो उन लोगों को काफ़ी पसंद था, इसको इस्तेमाल करते थे। खास करके ब्रिटेन के उच्च वर्ग के लोगों के हाथ से बनी वस्तुओं को ज़्यादा महत्व देते थे। भारत का कुटीर उद्योग न केवल स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए माल उपलब्ध कराते थे, बल्कि वे निर्मित वस्तुओं के निर्यात भी करते थे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि छोटे छोटे जो उद्योग धंधे, लघु उद्योग धंधे, कुटीर उद्योग धंधे से जो माल बनते थे वह आवश्यकता जो बड़ी भारी पैमाने पर थी लोगों की, वह तो पूरा हो ही जाता था। लेकिन जो पूंजी वाला आदमी थे, धनिक वर्ग के आदमी थे ब्रिटेन में, इसको पसंद करते थे तो मंगाते थे, तो जाहिर सी बात है कि यह उद्योग धंधे भी पनपते रहे। अब औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप जहां वस्तुओं का उत्पादन कम समय में बड़े पैमाने पर होने लगा, वहीं भारत में कुटीर उद्योग बंद होने के कगार पर पहुंच गया, क्योंकि मशीनों से निर्मित वस्तुओं की तुलना में कुटीर उद्योगों का निर्मित वस्तुओं के मूल्य से अधिक था। इस अवस्था को निरुद्योगीकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है फ्रेंड्स। निरुद्योगीकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। जाहिर सी बात है कि जब बड़े बड़े उद्योग धंधे बनने लगे, उसका विकास होने लगा, तो वहीं पर भारत में राजनीतिक स्थिति खराब होने के कारण, आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण यहाँ का जो उद्योग के था वह स्थिति दिन पर दिन नीचे गिरते जा रहा था। यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने कुटीर उद्योग की उपयोगिता एवं उसके विकास के लिए सन 1948 में, 1956 में, 1977 में एवं 1980 की औद्योगिक नीति में लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया और इस कारण से धीरे धीरे हमारा देश बड़े उद्योगों के भी विकास होने लगा और लघु और छोटे उद्योगों का भी विकास होने लगा, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस पर ध्यान दिया गया लगाने पर, और फिर सेकंड पंचवर्षीय योजना में तो इस पर और विशेष ध्यान दिया गया मजदूरों के ऊपर, छोटे छोटे लघु एवं कुटीर उद्योगों पर। तो फ्रेंड्स, इस तरह से यह चैप्टर समाप्त होता है और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए, शेयर कर दीजिए और फ्रेंड्स मुख्य रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत होता है और आपको निश्चित रूप से यह फ़ायदा दिलाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।